हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। जैसे आप सबको पता ही है कि अभी अपने सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव इनडायरेक्ट टैक्स का क्लासेस ले रहे हैं। प्रैक्टिस सेशंस लिया जा रहा है, रिवीजन क्लासेस कराया जा रहा है। वो सारे हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है, फटाफट जाके देख लो। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन दबा दो ताकि आपको रियल टाइम बेसिस पे अपडेट्स मिल सके। अभी सीएमए फाइनल आईडीटी का रिवीजन चल रहा है। सीएमए फाइनल आईडीटी का हम प्रैक्टिस सेशंस ले रहे हैं। सीएमए फाइनल आईडीटी का रिवीजन और प्रैक्टिस सेशन हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, फटाफट जाके देख लो। प्रैक्टिस सेशन चैप्टर वाइज लिया जा रहा है, हर एक चैप्टर का अलग सेशन ले रहे हैं, हर चैप्टर का सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं और अपने चैनल में पोस्ट कर रहे हैं। अब आपको इसमें बहुत जनरली सबको क्वेरीज आ रहा है कि सर जो आप नोट्स यूज कर रहे हैं वो नोट्स का हमें कहां से लिंक मिलेगा। तो गाइज आपको पता है कि अभी हमारा वेबसाइट लॉन्च हो चुका है www.nikunjgoenka.com। ये सब आपका कृपा है, ये सब आपकी लव एंड अफेक्शन है जिसकी वजह से ये वेबसाइट लॉन्च हो सका। www.nikunjgoenka.com में जाइए एंड यू कैन जस्ट डाउनलोड द नोट्स। यू कैन डाउनलोड द नोट्स। एक ही जगह सारा नोट्स मिलेगा, एक ही जगह सारा नोट्स मिलेगा। कैसे जाएंगे? www.nikunjgoenka.com में जाना है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। वहां पर आपको फ्री रिसोर्सेज का एक सेक्शन मिलेगा, फ्री नोट्स की फ्री वीडियोस। जैसे आप फ्री नोट्स में क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पर टाइटल मिल जाएगा। आप देख सकते हो सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स एग्जाम क्वेश्चंस का रजिस्ट्रेशन चैप्टर, सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स एग्जाम क्वेश्चंस प्लेस ऑफ सप्लाई, उसका फाइल नेम दिख जाएगा। जैसे आप डाउनलोड बटन दबाओगे, ऑब्वियसली सर आप जब डाउनलोड बटन बताओगे तो आपको अपना खाली डिटेल्स फेच इन करना पड़ेगा। आपको डिटेल्स कैसे? आपको बेसिकली रजिस्टर कराना पड़ेगा, आपको बेसिकली रजिस्टर कराना पड़ेगा। आप यूजर नेम या पासवर्ड अगर आप रजिस्टर करवा चुके हो तब तो ठीक है, नहीं तो यू हैव टू क्रिएट एन अकाउंट। यू हैव टू क्रिएट एन अकाउंट। आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा हमारी वेबसाइट पर जाके। सिंपली जस्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कौन से कोर्स में आप बिलोंग करते हो, ऑब्वियसली अगर सीएमए है तो सीएमए, वरना सीएस, और पासवर्ड आप अपना एंटर करते, आप अपना पासवर्ड कंफर्म करोगे, आपका रजिस्टर अकाउंट खुल जाएगा। जैसे आप अकाउंट रजिस्टर कर लोगे, यू विल फाइंड अ डैशबोर्ड। आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन, यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा गाइस। जैसे आप वहाँ डैशबोर्ड में जाओगे ना, आप इजीली अपना नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। आपके डैशबोर्ड में सारा नोट्स आपको मिलेगा सीएमए फाइनल आईडीटी से रिलेटेड। इट्स सो इजी टू डाउनलोड, इट्स सो इजी टू डाउनलोड। यू जस्ट हैव टू क्रिएट एन अकाउंट, रजिस्टर करिए हमारी वेबसाइट में www.nikunjgoenka.com एंड बस सारा नोट्स आपको वहीं से मिलेगा, जो भी हम डाउनलोड, जो भी आपको अवेलेबल है। और वीडियोस अगर आपको देखना है तो वीडियोस आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, ये हमारे YouTube चैनल से जाके आप व्यू कर सकते हो। यहाँ पे भी उसका लिंक अवेलेबल है। फ्री वीडियोस यू कैन सी, फ्री वीडियोस यू कैन सी, यहाँ पर भी आप इसको व्यू कर सकते हो। सो दिस इज हाउ गाइज आपके लिए सीएमए फाइनल आईडीटी का वीडियोस बनाया जा रहा है। प्रैक्टिस सेशन प्लस रिवीजन वीडियोस, गो फॉर इट। कमिंग एग्जाम टर्म में वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प आएगा। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि सर दिसंबर 21 का जून 22 टर्म का जो आपका बैच है, क्या वो पेन ड्राइव मोड में, डाउनलोड मोड में अवेलेबल है? तो सर ऑब्वियसली आपके लिए अवेलेबल है। उसके लिए आपको बाई कोर्सेज में जाना पड़ेगा, सीएमए ऑप्शन में जाना पड़ेगा। यू कैन सी सीएमए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स में आप व्यू करोगे तो जबरदस्त तरीके से आपके सामने एक लिंक खुल जाएगा एंड वहां पे आप अपना क्लासेस हमारे साथ बुक करवा सकते हो, ठीक है। आपको शिपिंग, विपिंग, पेन ड्राइव जो भी मोड पे चाहिए, ठीक है, इट इज रेडिली अवेलेबल फ्रॉम आवर वेबसाइट, यू कैन गो फॉर इट। तो चलो, एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देना था, अब आप वीडियो ज्वाइन करो। रजिस्ट्रेशन का अभी हमने प्रैक्टिस सेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन का प्रैक्टिस सेशन अभी अपने स्टार्ट करने वाले हैं। तो रजिस्ट्रेशन का जितना भी एग्जाम क्वेश्चंस आए हुए आपके एग्जाम में, तो डेफिनेटली उसका एक प्रैक्टिस आपको मिलेगा। नोट्स कैसे डाउनलोड करना है इन अ शॉर्ट मैंने आपको बता दिया। फ्री रिसोर्सेज में जाके फ्री नोट्स यहाँ पे आपको डाउनलोड करना। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने वेबसाइट में हमारा अकाउंट खुलाना पड़ेगा। अकाउंट इज फ्री, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। आप बस नाम, नेम, डिटेल्स दे दो, अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। यहाँ पे आप आसानी से सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अभी वीडियो में फॉर रजिस्ट्रेशन। सो वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर द प्रैक्टिस सेशन ऑन रजिस्ट्रेशन चैप्टर। आज हम पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन चैप्टर का पास्ट टर्म पेपर सॉल्व करेंगे। आपको कॉन्फिडेंस आएगा आज के सेशन अटेंड करने से। रजिस्ट्रेशन टॉपिक से जितने भी एग्जाम के क्वेश्चंस आए हुए आज तक, ठीक है, वो सारा हम प्रैक्टिस करेंगे। सॉरी, वो हम सारा प्रैक्टिस करेंगे। आप जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपको उसका आंसर माइंड में फ्रेम कर लेना है। जब आप आंसर माइंड में फ्रेम कर लोगे और फिर आप मेरे आंसर के साथ वेरीफाई करोगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा, अगर आपका सारा क्वेश्चन बन गया तो अल्टीमेटली माय ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन इज जस्ट टू मेक यू फील दैट वॉट एवर लर्न टॉपिक्स यू हैव लर्नड एंड वेदर यू कैन सॉल्व, वेदर यू कैन अटेम्प्ट, are you making any mistakes?
ओके, इन अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चंस। तो चलो सर, आज का टॉपिक है हमारा रजिस्ट्रेशन और हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। SAM Limited has two manufacturing units. SAM Limited has two manufacturing units located in Maharashtra. SAM Limited has two manufacturing units located in Maharashtra. One unit is located in Nasik, which is engaged in manufacturing of fabrics. एक यूनिट जो है वो नासिक में लोकेटेड है और वो फैब्रिक्स मैन्युफैक्चर करता है। Another unit is located in Nagpur and it is engaged in the manufacturing of grey cloth. वो क्या मैन्युफैक्चर करता है? वो मैन्युफैक्चर करता है grey cloth. They do not want to have separate registrations for both the units under the GST law. ये दोनों यूनिट के लिए उनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ा। दे डू नॉट वांट टू हैव सेपरेट रजिस्ट्रेशंस फॉर बोथ द यूनिट्स। उनको नहीं लेना पड़ा। दे डू नॉट वांट टू, मतलब उनको नहीं चाहिए रजिस्ट्रेशंस फॉर बोथ द यूनिट्स। एक्सप्लेन एज पर द प्रोविजंस ऑफ द CGST एक्ट वेदर सेपरेट रजिस्ट्रेशंस आर टू बी टेकन फॉर द टू यूनिट्स व्हेन बोथ आर लोकेटेड इन द सेम स्टेट। आपसे पूछा है, बताओ क्या आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है दोनों यूनिट के लिए जब दोनों यूनिट सेम स्टेट में लोकेटेड है? आपसे ये सवाल पूछा है सर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा सर? जो कंपनी SAM लिमिटेड है उसके दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, दोनों महाराष्ट्र में है सर, महाराष्ट्र में, ध्यान रखें। और एक का बिजनेस है फैब्रिक्स, दूसरा का बिजनेस है ग्रे क्लॉथ। और रजिस्ट्रेशन के हिसाब से सेक्शन 25 के हिसाब से, सेक्शन 25 के हिसाब से अ रजिस्टर्ड पर्सन में ऑब्टेन सिंगल रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस वर्टिकल जो पहले था वो हट चुका है, यानी सिंगल पर्सन विल बी रिक्वायर्ड टू टेक ओनली वन रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट unless and until he may opt to take registration from every place of business subject to fulfillment of rule number 11. हर प्लेस ऑफ बिजनेस सॉरी हर प्लेस ऑफ बिजनेस का वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकता है प्रोवाइडेड ही फुलफिल सम कंडीशंस। क्या था वो कंडीशंस? सर, दो पर्सन जो होंगे वो दोनों डिस्टिंक्ट माने जाएंगे। अगर एक पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट किया तो सबको कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करना पड़ेगा, याद आ रहा है। दोनों के बीच में जो भी सप्लाई होगा टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा, याद आ रहा है सर। प्लेस ऑफ बिजनेस भी सेपरेट होना चाहिए, तब जाके आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन लोगे। तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि सेपरेट रजिस्ट्रेशन इज fully optional for SAM Limited. If we take separate registration, then both will be treated to be distinct persons, okay? And supply will be taxable when supply is made between distinct persons as per Schedule 1, para number 2. आपको याद होगा Schedule 1, para 2 में supply between distinct person में भी GST लगता है, even if it is made without any consideration. तो यार, तो मैं इसका आंसर आपको पढ़ा नहीं रहा हूं बिकॉज सर इसका PDF कॉपी ऑलरेडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। इसका PDF कॉपी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लेना। My purpose is to make you aware what are the questions which has come in the past term papers so that you don't feel any time कि सर ये चैप्टर का हमें आप बता देते कि पास्ट टर्म पेपर्स में क्या क्या सिलेक्टेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो हमारा एक प्रैक्टिस हो जाता। रिक्वायर्ड नहीं है वन रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल सफिशिएंट है। बट यस, इफ ही वांट्स ही कैन टेक रजिस्ट्रेशन फॉर नासिक यूनिट एज वेल एज नागपुर यूनिट, ठीक है। बट अगर वो लेता है तो उसको he has to make separate registration and distinct persons का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बड़ा अच्छा सवाल है ये, बड़ा अच्छा सवाल है। आधुनिक इंटरप्राइजेस अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म opened a shopping complex dealing in supply of goods at multiple locations, that is in Himachal Pradesh, Sikkim and Tripura in the month of June. एक एंटरप्राइज है, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोल रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए मल्टीपल लोकेशंस के लिए, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड त्रिपुरा, जून मंथ के लिए। इट हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू द सेल मेड एट सच मल्टीपल लोकेशंस फॉर द मंथ ऑफ जून। वो जून मंथ के लिए अपना सारा डिटेल्स बता रहा है कि वो क्या क्या मल्टीपल लोकेशन से क्या क्या सप्लाई करता था। तो हिमाचल प्रदेश से इंट्रा स्टेट सेल हुआ टैक्सेबल गुड्स का, दैट इज 22,50,000, ये सारे एक्सक्लूडिंग GST है। इंट्रा स्टेट सेल एग्जेम्प्टेड गुड्स का हिमाचल प्रदेश से और कोई सप्लाई नहीं था, हिमाचल प्रदेश से उसने खाली टैक्सेबल सप्लाई किया 22,50,000 का, वो भी इंट्रा स्टेट। सिक्किम से इंट्रा स्टेट सेल नॉन टैक्सेबल गुड्स का हुआ 21 लाख एंड त्रिपुरा से सारा सप्लाई हुआ, टैक्सेबल गुड्स हुआ, एग्जेम्प्टेड गुड्स हुआ
अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक ऑन एफडी, हम फिक्स डिपॉजिट से अपने बैंक से एफडी पर इंटरेस्ट रिसीव किए। यूज ऑफ मनी फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज इज अ सर्विस विच इज इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट है वो हमारा सर्विस में आएगा, सर वैल्यू ऑफ सर्विस में आएगा, ऑल्दो वो एग्जेम्प्टेड है तो भी आएगा। इंट्रा स्टेट सेल ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स, जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है वो है 40,000। तो सर 3 स्टेट से सप्लाई हो रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी का, एंड आपको पूछा है विद द हेल्प ऑफ द अबव मेंशन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिटरमाइन वेदर आधुनिक एंटरप्राइज इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ एंड व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन इन दिस केस। आपसे पूछा बताओ क्या आधुनिक एंटरप्राइज जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होगा, और अगर होगा उसका क्या थ्रेशोल्ड लिमिट होने वाला है। व्हाट विल बी द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टेकिंग द रजिस्ट्रेशन इन दिस केस, क्या होगा थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है, फिर सेकंड और भी कोई क्वेश्चन पूछा सर, पहले पहला क्वेश्चन का जवाब दो आप। आधुनिक एंटरप्राइज जो है इस केस में क्या उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है सर। सेक्शन नंबर 22, सेक्शन नंबर 22 सबसेक्शन 1 इज वेरी क्लियर कि एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज required to take registration from that particular state or union territory from where he makes a taxable supply if his aggregate turnover during the financial year exceeds a prescribed limit। ठीक है, तो आपको याद होगा गाइस, त्रिपुरा के लिए लिमिट है 10 लाख, त्रिपुरा के लिए क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेट है उसके लिए लिमिट है 10 लाख, बाद बाकी के लिए लिमिट क्या है 20 लाख, बाद बाकी के लिए लिमिट क्या है 20 लाख। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आप सप्लाई स्पेशल कैटेगरी स्टेट से कर दिए तो आपका ओवरऑल एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट क्या हो जाएगा 10 लाख। तो त्रिपुरा का लिमिट अगर 10 लाख है तो हमारा जो देखिए से क्या पूछा है कि कितना थ्रेशोल्ड लिमिट है फॉर टेकिंग रजिस्ट्रेशन इन दिस केस, क्योंकि आधुनिक एंटरप्राइज त्रिपुरा से सप्लाई कर रहा है तो इसका रजिस्ट्रेशन के लिए लायबिलिटी हो जाएगा 10 लाख, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाएगा 10 लाख। और आपसे पूछा है एग्रीगेट टर्नओवर, आपको ये पूछा है कि वेदर रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर निकालना पड़ेगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर सबको टर्म टोटल कर दीजिए, एग्रीगेट टर्नओवर सबका सम टोटल हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश 22 लाख 50, याद होगा एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया बेसिस है, 22 लाख 50 प्लस 21 लाख प्लस 7 लाख प्लस 6 लाख प्लस 60,000 और 40,000, तो टोटल आ गया हमारा 57 लाख 50,000 इज आवर एग्रीगेट टर्नओवर। और 5750 अगर हमारा एग्रीगेट टर्नओवर है तो एग्रीगेट टर्नओवर हमें पता है, अगर 5750 है सर, अगर 5750 है और आपका रजिस्ट्रेशन का लिमिट थ्रेशोल्ड है 10 लाख तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो 10 लाख की आपकी लिमिट है, एग्रीगेट टर्नओवर आपका 57 लाख 50,000 का है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन 22। ठीक है, 22 क्लॉज है, सेक्शन 22 है जो आपको बोलता है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है सर, नेक्स्ट explain with reasons whether your answer in one will change in the following independent cases। अच्छा एक बात और सुनना, देखो गाइस, अगर हम एक्सक्लूसिवली गुड्स का सप्लाई करते हैं तो आपको पता है आपका लिमिट हो जाता है 40 लाख, आपका लिमिट हो जाता है 40 लाख। लेकिन वो 40 लाख का लिमिट ना अगर आप सप्लाई करते हो वो कुछ स्पेसिफाइड स्टेट्स में, जिसका नाम हमने आपको बोला था, ठीक है, जिसका नाम मैंने आप लोग अपने क्लासेस में भी डिस्कस किए थे, अगर आप वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में और वो स्पेसिफाइड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर आप सप्लाई करते हो तो आपको 40 लाख का लिमिट नहीं मिलता। ठीक, इसलिए आप 40 लाख का लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, आपको अप्लाई करना पड़ेगा 10 लाख का लिमिट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन विथ रीजंस वेदर योर आंसर इन वन will change in the following independent cases if Adhunik Enterprise is dealing in taxable supply of goods only from Himachal Pradesh। देखो क्वेश्चन पूरा चेंज कर दिया, अगर आधुनिक एंटरप्राइज केवल टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है हिमाचल प्रदेश से, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है हिमाचल प्रदेश से, तो फिर आपको बताना है कि आपका आंसर चेंज होगा। द आंसर इज यस सर, अगर हिमाचल प्रदेश से केवल टैक्सेबल सप्लाई गुड्स का कर रहा है तो लिमिट हो जाएगा 40 लाख का, तो लिमिट हो जाएगा 40 लाख का। और हमारे रेगुलर कास्ट के स्टूडेंट्स को बहुत बेहद से पता है कि सर आपने हज का एक फॉर्मूला बताया था हिमाचल असम जेएनके जिसका 40 लाख का लिमिट है, तो यहां पर अगर हिमाचल से कर रहा है तो हिमाचल से सप्लाई भी केवल 22 लाख 50 है, और हिमाचल से अगर सप्लाई 22 लाख 50 का है और इसका एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट 40 लाख है तो रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि केवल हिमाचल प्रदेश से सप्लाई हो रहा है। फिर आपसे पूछ रहा है इफ आधुनिक इज डीलिंग इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, अगर सर्विसेज भी दे रहा है तो एक्सक्लूसिवली गुड्स नहीं है, तो इन दैट केस टर्नओवर लिमिट क्या हो जाएगा 20 लाख, और यहां पे हिमाचल का तो टर्नओवर 22.5 से ज्यादा 22.5 लाख है विच इज मोर देन 20 लाख, तो यहां पर भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा सर। पहला केस में नहीं लेना पड़ेगा, 40 लाख का लिमिट है, दूसरा केस में लेना पड़ेगा 20 लाख का लिमिट है। और तीसरा आपसे पूछा है
If Adhunik Enterprises is dealing in taxable supply of goods only from Himachal Pradesh, अगर आधुनिक एंटरप्राइजेस टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है खाली हिमाचल प्रदेश से, और ही हैज आल्सो अफेक्टेड इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स अमाउंटिंग टू 1 लाख रुपीस। देखिए ध्यान से, वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है हिमाचल से और इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है केवल 1 लाख रुपीस का। तो सर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है तो कुछ याद आ रहा है, सेक्शन 24 बोलता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेक्शन 24 बोलता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा बिकॉज यू आर सप्लाइंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड इन दैट केस आपको एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है नंबर 3 में। सर एज आई हैव टोल्ड यू कि मैंने इसका पीडीएफ, मतलब मैं एक सेकंड नहीं सोचा कि ये पीडीएफ कैसे दूं मैं आपको, कितना मेहनत से मैंने बनवाया है हर एक एक चीज, पूरा हर एक चीज का। सो नो 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 प्रॉब्लम सर, आपके लिए कुछ भी, ठीक है, आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी, इसलिए मैंने इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्लीज 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 आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसका पूरा रीजनिंग यहां पर दिया हुआ है, इस सवाल का हर एक क्वेश्चन का पूरा नोट्स के साथ, प्रॉपर नोटिंग के साथ, और फाइनल आंसर कैसे कंक्लूड हुआ हर चीज के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अभी क्लास में हम क्या कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को मतलब समझ रहे हैं, पढ़ने का स्टाइल समझ रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, और जो प्रेजेंटेशन है वो आप पीडीएफ में आराम से देख सकते हो अपने घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। डिफाइन डिस्टिंक्ट पर्संस, अगर ऐसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, डिफाइन डिस्टिंक्ट पर्सन, तो डिस्टिंक्ट पर्सन तो आपको पता है सेक्शन 25(4) एंड 25(5) आप दोनों बता दोगे कि कब कोई पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है, आपको उसका प्रोविजन लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, बहुत सही क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, आराम आराम से देखिए। एरोमा प्राइवेट लिमिटेड मुंबई प्रोवाइड्स हाउस कीपिंग सर्विसेज। एरोमा प्राइवेट लिमिटेड जो मुंबई का है वो हाउस कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। The company supplies its services exclusively through e-commerce website which is owned and managed by Data Analyst India Private Limited Mumbai. The company supplies its services exclusively through e-commerce website owned and managed by Data Analyst India Private Limited Mumbai. मतलब सर कंपनी जो सर्विस दे रही है वो ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू अपना सर्विस दे रही है, जो एक मुंबई की कंपनी मैनेज करती है और ओन करके रखी है। द टर्नओवर ऑफ एरोमा प्राइवेट लिमिटेड करंट ईयर में आपको बता दिया 16 लाख का इसका टर्नओवर है, 16 लाख का इसका टर्नओवर है। आपसे पूछा है एडवाइज एरोमा एज टू वेदर दे आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आपको पूछा है कि बताओ क्या एरोमा को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। विल योर एडवाइस बी एनी डिफरेंट इफ एरोमा, ये बाद में पढ़ते हैं, जैसे कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए ना, डोंट रीड दैट क्वेश्चन, कि वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले एक क्वेश्चन जो पढ़े उसका आंसर सोचिए। एडवाइज एरोमा एज टू वेदर दे आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। सर एरोमा कौन है? एरोमा हाउस कीपिंग सर्विस दे रहा है, याद है क्या? एरोमा हाउस कीपिंग सर्विस दे रहा है। सर आपने ऐसा कुछ पढ़ाया था, ये 9(5) में एक नोटिफाइड सर्विस है जहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी देना पड़ता है, जिसके थ्रू हाउस कीपिंग सर्विसेज दिया जा रहा है, बट ओनली इफ सप्लायर इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22, ओनली देन ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज द ई कॉमर्स ऑपरेटर इन केस ऑफ हाउस कीपिंग सर्विसेज, ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 9(5) विल बी लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। ये सेक्शन 24 में भी पढ़ाया गया था, सेक्शन 9(5) में भी पढ़ाया गया था। तो हाउस कीपिंग सर्विस तो 9(5) है, तो वहां पे तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन आपसे पूछा है कि बताओ एरोमा को लेना पड़ेगा क्या? बताओ एरोमा को लेना पड़ेगा? नहीं सर, एरोमा को नहीं लेना पड़ेगा, बिकॉज एरोमा इज सप्लाइंग अ नोटिफाइड सर्विस अंडर 9(5) थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, and in that case Aroma will get a turnover limit of 20 lakhs, but in this case Aroma is not liable to be registered because Aroma's turnover is not exceeding 20 lakhs, and if Aroma's turnover is not exceeding 20 lakhs to sir Aroma is not required to take registration under section 22 my dear, and 24 में भी अगर आपको याद आ रहा होगा, कोई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर एरोमा तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस दिया है, और आपने पढ़ा है सेक्शन 24 में कि अगर हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर सर्विस देते हैं तो सप्लायर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। आपने इनकम्प्लीट पढ़ा है, आपने इनकम्प्लीट पढ़ा है। अगर आपने ये पढ़ा है तो हमने ये पढ़ा था कि सप्लायर ऑफ सर्विस अगर सप्लाई करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अदर देन 9(5) सर्विस, अदर देन 9(5), बिकॉज ये तो 9(5) है ना,
हाउसकीपिंग सर्विस 95 है, हाउसकीपिंग सर्विस 95 है। अब बात समझ में आ रहा है। और इनफैक्ट अगर हम सप्लाई भी करता ना इको के थ्रू कोई भी सर्विस, तब भी मुझे एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट मिलेगा, ये भी आपको पढ़ाया गया था। तो इन एनी केस एरोमा इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन बिकॉज its aggregate turnover is not exceeding 20 lakhs, so it is not falling under 22, as well as under 24 also it is not liable. Why? Because it is not supplying a notified service, it is not supplying a non-notified service, and sir इसका aggregate turnover is not exceeding 20 lakhs. ये हम लोग पढ़ चुके थे। तो इसका सवाल इज वेरी क्लियर, इसका आंसर नीचे आप देख लेना, आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ में दिख जाएगा, ठीक है, घर पे देख लीजिएगा। अभी हम पूरा का पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चल रहे हैं, एग्जाम रिलेटेड आपको कैसे सोचना है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। Will your advice be any different if Aroma Private Limited sells the ready-made garments exclusively through e-commerce website which is owned and managed by Data Analyst India Private Limited? आपसे पूछा कि बताओ क्या आपका एडवाइस कुछ अलग होगा क्या अगर एरोमा रेडीमेड गारमेंट बेच रहा है एक्सक्लूसिवली अपने ई-कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू ई-कॉमर्स वेबसाइट ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय डेटा एनालिस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड? बताइए तो क्या आपका कोई अलग होगा आंसर? सर रेडीमेड गारमेंट गुड्स है, और अगर हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू तो वहां पे सेक्शन 24 बोलता है इफ यू आर सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ओके, देन द सप्लायर इज कंपल्सरी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर। मतलब सर अभी तक आप देख रहे हो सवाल केवल सेक्शन 22, सेक्शन 24 और आगे आप देखोगे सेक्शन 23। मैंने अपने रेगुलर बैच में भी यही बताया था, कि ये 3 सेक्शन से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑल्दो सेक्शन 28, 29, 30 बड़े बड़े सेक्शंस है आपके रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, बट उससे सवाल अभी तक देखा नहीं गया, या देखा गया तो बहुत कम केसेस में देखा गया, बट फिर भी अपने वो रेगुलर क्लासेस में कवर कर चुके हैं। एंड आई एम श्योर दैट यू लव्ड इट गाइस, यू लव्ड इट द वे वी कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक। मतलब हर चीज का एक्सप्लेनेशन, हर चीज का राइट अप, एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन टू यू। तो सर अगर रेडीमेड गारमेंट्स सप्लाई कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू तब उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, एवरीथिंग इज रिटन विथ रीजंस, एवरीथिंग, ठीक है। फिर उसको कंपल्सरी लेना पड़ेगा क्योंकि वो गुड्स पे डील कर रहा है। और आपको ये भी पढ़ाया गया था कि अगर वो गुड्स पे डील करता है, सप्लाई करता है गुड्स इको के थ्रू, तो उसको टर्नओवर लिमिट नहीं मिलता है, खाली सर्विसेज के केस में टर्नओवर लिमिट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा मुझे लगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जरूर, एंड इट्स फ्रॉम अ केस लॉ। बट सर केस लॉ तो चलो ठीक है, बट केस लॉ बात का बात है, लेकिन हमें ये पढ़ के खुद से थोड़ा सा आइडिया लगा देना चाहिए कि किस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। टेक्समार्क इंक ऑफ यूएसए एस्टैब्लिश्ड अ लाइजन ऑफिस इन मुंबई for the purpose of liaising with the suppliers for purchase of raw materials। फिर से पढ़िए, टेक्समार्क इंक यूएसए का मतलब एक फॉरेन कंपनी है, टेक्समार्क इंक एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है, टेक्समार्क इंक एक फॉरेन कंपनी है, so Texmark Inc. of USA established a liaison office in Mumbai for the purpose of liaising with the suppliers for purchase of raw material। मतलब सर एक फॉरेन कंपनी है, उसने एक एस्टैब्लिशमेंट, एक लाइजन ऑफिस मुंबई में एस्टैब्लिश किया क्योंकि उसको सप्लायर्स के साथ लाइजनिंग करवाना था फॉर द पर्पस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो वो परचेज ऑर्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स वर एंटर्ड इनटू विद द सप्लायर्स डायरेक्टली बाय द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस मतलब कि जो टेक्समार्क इंक है यूएस का, वो ही डायरेक्टली सारा कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता था। लाइजन ऑफिस डिड नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। लाइजन ऑफिस कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करता था विद एनी ऑफ द सप्लायर्स। मतलब लाइजन ऑफिस को कॉन्ट्रैक्चुअल कोई भी पावर्स नहीं था। पेमेंट्स वर ऑल्सो मेड बाय द हेड ऑफिस डायरेक्टली टू द सप्लायर्स। पेमेंट भी हेड ऑफिस डायरेक्टली सप्लायर को ही करता था, मतलब हेड ऑफिस ही करता था, लाइजनिंग ऑफिस नहीं करता था। The expenses incurred by the licensing office are reimbursed by the head office। लेकिन जो लाइजनिंग ऑफिस कुछ खर्चा जो इंकर करता था उसका रीइंबर्समेंट एचओ दे देता था। There is no amount excessively charged by the liaison office to the head office। मतलब लाइजन ऑफिस कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा था, वहां पे कॉस्ट टू कॉस्ट कर रहा था कि कोई एक्सेसिव अमाउंट वो चार्ज कर ले, ऐसा नहीं होता था। Is the amount received by the liaison office liable for GST as a supply of service? जो अमाउंट लाइजन ऑफिस को मिल रहा है फ्रॉम एचओ, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? क्या उस सर्विस सप्लाई माना जाएगा?
पहला ये सवाल पूछा है, इज द लाइसेंस ऑफिस रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ? वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब ये है, एकदम आपको माइंड लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ विच यू हैव रेड इन रजिस्ट्रेशन एंड जीएसटी ओवरऑल, उसका माइंड आपको लगाना पड़ेगा कि लाइसेंसिंग ऑफिस जो है क्या उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है। पहले देखो लाइसेंसिंग ऑफिस क्या है, क्या कर रहा है वो सर? क्या वो सप्लाई कर रहा है? नहीं सर। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट मेंटर कर रहा है? नहीं सर। क्या वो किसी को पेमेंट कर रहा है? नहीं सर। तो क्या चीज का है फिर? इट इज नॉट डूइंग एनी टैक्सेबल सप्लाई, सो व्हाई विल ही टेक एनी रजिस्ट्रेशन? ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन कैसे ले सकता है? देखिए वो एजेंट है कि क्या है, वो बात का बात है, लेकिन क्या वो टेक्स्ट मार्क इंक के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या वो रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है? द आंसर इज नो सर। देखो आंसर देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसका आंसर मैं दिखा देता हूं। द लाइसेंसिंग ऑफिस डज नॉट अंडरटेक एनी एक्टिविटी ऑफ ट्रेडिंग, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल नेचर. It does not enter into any contracts. It does not charge any commission fees or remuneration अपने एक्टिविटीज के लिए. वो तो कॉस्ट टू कॉस्ट ऐड कर रहा है यार, वो कुछ सप्लाई भी नहीं कर रहा है. He is not charging any commission. The head office merely reimburses the expenses which is incurred on actual without any markup. There is no source of income for this office and it is solely dependent on the head office for all the expenses. जितना खर्चा करता है हेड ऑफिस रिम्बर्स कर देता है. And therefore the head office and the liaison office cannot be treated as separate persons. Distinct person माना नहीं जा सकता. Distinct person माना नहीं जा सकता. Distinct person माना नहीं जा सकता. They do not even render any service directly or indirectly. They do not have any significant commitment powers. The amount received by the liaison office cannot be treated as the amount received towards the supply of service. आप उसको supply of service नहीं मान सकते. And क्योंकि it is not engaged in furtherance of business, okay, so it is not also required to be taken any GST registration. एक केस लॉ आया था, ठीक है, AAR हो गया आपका अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग. एडवांस रूलिंग एक एडवांस रूलिंग था, आपको एडवांस रूलिंग पढ़ाया जाएगा सर आने वाले चैप्टर में. एडवांस रूलिंग, ठीक है, आपको इंटर लेवल पे भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसका. एडवांस रूलिंग जो हम लेते हैं बिफोर अंडरटेकिंग एनी ट्रांजैक्शन, हम अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जाके उसका टैक्स अंडरस्टैंडिंग, टैक्स ट्रीटमेंट समझ लेते हैं. तो एक हबुफो मेबुलन बीवी, ठीक है, ये AR का रूलिंग है. एनीवेज नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट आपके एग्जाम में आया हुआ था तो मैं सोचा एक बार दिखा देता हूं. नेक्स्ट, गंगा कंपनी commenced business on 1st July 2018. It applied for GST registration on 5th of August 2018. रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ 7 अगस्त 2018 को. आपसे पूछा है बताओ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा. आपसे पूछा है बताओ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा. सर इसका आंसर पहले बता दो. सर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ लायबिलिटी, दैट इज डेट ऑन विच योर टर्नओवर एक्सीडेड 20 lakhs और 10 lakhs, ठीक है, या जब से आपने बिजनेस चालू किया. बेसिकली आपको देखना पड़ेगा कि हम 30 days के अंदर अप्लाई कर रहे हैं. इफ आई एम अप्लाइड फॉर विद इन 30 days देन माई इफेक्टिव डेट विल बी डेट ऑफ लायबिलिटी. तो सर यहां पे देखो 1 जुलाई को हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमने रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त को लिया सर, 30 डेज के बाद है. ये दो डेट के बीच में जो गैप है वो 30 डेज के बाद है. तो अगर वो 30 डेज के बाद है तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट जब हुआ है तभी लेंगे ना इफेक्टिव डेट. इफेक्टिव डेट क्या होगा एज पर रूल 10, 7 अगस्त 2018. इंस्टेड ऑफ 1 जुलाई अगर बिजनेस कमेंस हुआ होता 20 जुलाई को, मतलब यहां पे केवल इस डेट को चेंज कर दिया कि 1 जुलाई नहीं होके 20 जुलाई होता. अगर 20 जुलाई होता और आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया 5 अगस्त को, अगर 20 जुलाई होता और आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया 5 अगस्त को, तो सर डेट कितने दिन में अप्लाई किया सर? विद इन 30 डेज. यस, आप 20 जुलाई से 30 दिन के अंदर. यस, तो जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया उस दिन ही आपका इफेक्टिव डेट होगा एज पर रूल नंबर 10 विच इज 20 जुलाई 2018. तो दोनों के हिसाब से आपने आंसर निकाल लिए सर. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. गंगा कंपनी इज एन ऑथोराइज्ड डीलर ऑफ 2 व्हीलर व्हीकल्स. गंगा कंपनी एक ऑथोराइज्ड डीलर है 2 व्हीलर व्हीकल्स का. ये कंपनी के बारे में बात की कि ऑथोराइज्ड डीलर है. इट सेल्स टर्नओवर वाज 125 lakhs फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2018. इसको 2018 समझेंगे. ये 2018 में इसका टर्नओवर था 125 lakhs. इट ऑल्सो प्रोवाइडेड आफ्टर सेल सर्विस टू द कस्टमर्स फॉर 7 lakh rupees. सर ये ऑल्सो मतलब सर ये डीलर है मोटर व्हीकल्स का, 2 व्हीलर व्हीकल्स का, लेकिन वो आफ्टर सेल सर्विस भी देता है कस्टमर्स को जिससे उसको 7 लाख रुपीस का इनकम हुआ.
इज इट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम? देखिए ये कंबाइंड क्वेश्चन था इसलिए मैंने कॉम्पोजिशन अलग से नहीं किया, ऑल्दो आई नो टुडे रजिस्ट्रेशन इज डिस्कस हो रहा है, बट ये साथ में पूछा गया था। तो आप कर सकते हो सर कॉम्पोजिशन, तो रजिस्ट्रेशन के बहुत पहले करा दिया जाता है, ठीक है, तो कॉम्पोजिशन स्कीम आपको आना चाहिए सर। तो कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर मैं आपको रिवाइज कराता हूं, सेक्शन 10(1), 10(2) एंड 10(2), ये 3 सेक्शन है। 10(1), 10(2) एक साथ है और 10(2) अलग से। 10(2) कब लगता है? जब आप 10(1), 10(2) में नहीं जा सकते तब आप 10(2) में जाते हो, व्हेन यू आर एक्सक्लूसिवली सप्लाइंग सर्विसेज। बट यहां पर क्या होगा, 10(1) लगेगा, क्योंकि यहां पर आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स, दैट इज व्हीकल्स, और आप आफ्टर सेल सर्विस भी दे रहे हो। तो आफ्टर सेल सर्विस देने का एक लिमिट पढ़ाया गया था आपको, प्रीवियस ईयर टर्नओवर का 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो यहां पे आपको दे दिया कि पुराने साल का टर्नओवर कितना है, 125 लाख, तो इसका 10% कितना है? इसका 10% है 12.5 लाख, और 5 लाख विच एवर इज हायर, तो 12.5 लाख तक का आप सर्विस दे सकते हैं। आप 12.5 लाख तक का सर्विस दे सकते हैं, आप 12.5 लाख तक का सर्विस दे सकते हैं। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आप 12.5 लाख तक का सर्विस दे सकते हैं। तो यू कैन गिव सर्विसेज टिल 12.5 lakhs. You can give services till 12.5 lakhs as per the limit. But आप सर्विस कितना दिए? आप सर्विस कितना दिए? आप 7 लाख का सर्विस दिया। तो मुझे बताइए, क्या आप सर्विस एक्सीड किए हो? नहीं किए सर। अदर सर्विस 10% से ज्यादा नहीं है, तो क्या हम कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। यस, यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल टू ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम। यही पूछा आपसे। अब आपको इसमें पूरा रीजनिंग बताना पड़ेगा बॉस, आपको पूरा रीजनिंग बताना पड़ेगा। देख लीजिए, इंस्टीट्यूट ने भी यही रीजनिंग बताया कि सेक्शन 10 के हिसाब से, सेक्शन 10 के हिसाब से यू कैन प्रोवाइड सर्विस बट नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर इन लास्ट ईयर 5 लाख विच एवर इज हायर, एंड इन दिस केस it is 125, higher limit is 12.5 lakh, which is less than 7 lakhs, I mean which is more than 7 lakhs. तो yes, you are eligible for composition scheme. तो guys मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकता, मतलब I have tried my 100%, मैं लास्ट 6 to 7 टर्म्स का पेपर खोलकर बैठा और मैंने सारा टर्म्स का चैप्टर वाइज सेग्रीगेट करवाया। मुझे बहुत टाइम लगा गाइस, ये जो एक्सरसाइज हुआ ना, बहुत टाइम लगा इसके लिए, बट मुझे पता था जो उसका एंड रिजल्ट होगा इट विल बी वेरी गुड। तो वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर अ रिजल्ट विच इज वेरी गुड। वैसे आपका एग्जाम्स है, अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका टाइम है प्रिपरेशन करना, हो सकता है अभी आपका एग्जाम ड्यू है, आपका नेक्स्ट टर्म ड्यू है, वॉट एवर द केस में भी। सो यू हैव टू गिव योर बेस्ट, वॉट एवर यू आर डूइंग यू विल डू द बेस्ट, बिकॉज जब आप बेस्ट दोगे तो ही आपको बेस्ट मिलेगा। तो जैसे मैंने भी एक थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके सारा क्वेश्चन कंपाइल कर दिया, सारा क्वेश्चन, और इसी को मैं अब क्या करूंगा, हर टर्म अपडेट करूंगा, और जिसको आपको मैंने एकदम फ्री ऑफ चार्ज दे दिया है, डिस्क्रिप्शन लिंक में देख लीजिएगा, इट इज प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है सर, एकदम एकदम सिंपल लेवल के क्वेश्चंस है। गोपाल दास एंड कंपनी कोलकाता इज अ मैन्युफैक्चरर एंड इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर रेगुलर स्कीम। वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है अंडर रेगुलर स्कीम। इट फर्निशेज द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द टैक्स पीरियड। आपको पूछा है एग्रीगेट टर्नओवर। अरे सर इतना इजी सवाल भी आता है हमारे फाइनल लेवल पे, आता है भाई, आता है। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग जीएसटी एट द रेट 18%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सप्लाई किया जिसमें टैक्स इंक्लूडेड है 18%, जिसका टोटल वैल्यू है 70,80,000। गुड्स जो आपने इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जिसमें जीएसटी नहीं लगा 32 लाख। इनवर्ट सप्लाईज जिस पर रिवर्स चार्ज, आपने इनवर्ट सप्लाई रिसीव किया जिस पे आपको रिवर्स चार्ज देना है, तो क्या वो आपका एग्रीगेट टर्नओवर में है? सर नहीं है, एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं है। ये जो टैक्स भी इसमें इंक्लूडेड है ये भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं है, इसको आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। एग्रीगेट टर्न में हमने पढ़े था कि सर टैक्सेबल सप्लाईज, आउटवर्ड सप्लाईज, इंटरस्टेट सप्लाईज, एक्सपोर्ट सप्लाईज, इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन हैविंग सेम पैन ऑन ऑल इंडिया बेसिस विल बी इंक्लूडेड। एक्सक्लूड क्या होगा? सारा टैक्सेस जो आप जीएसटी में चार्ज करते हो और इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। और अगर कॉम्पोजिशन स्कीम के में एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं तो इंटरेस्ट इनकम को भी माइनस करना पड़ता है, बिकॉज कॉम्पोजिशन स्कीम स्पेसिफिकली इंटरेस्ट इनकम को, ऑल्दो एग्जाम सप्लाई है, उसको बाहर कर देता है। डिड यू अंडरस्टैंड? मैं सब कुछ रिवाइज भी करा रहा हूं साथ साथ, ऐसा नहीं खाली खाली क्वेश्चन कराया हो गया। ठीक है, तो बेस्ट पॉसिबल क्लासेस हो रहा है, तो प्लीज 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 मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करिए। 70,80,000, 18% जीएसटी इंक्लूडेड है, तो 70,80,000 डिवाइडेड बाय 118, समझ गए ना? आपको इसको बैक कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको अगर टर्नओवर चाहिए तो आपको बैक कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो विच इज कमिंग टू 60 लाख। आप 60 लाख में 18% जीएसटी जोड़े तो आपको 70,80,000 आया, आपका टर्नओवर 60 लाख ही है। तो देख लो सर, खाली ये 6 लाख नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। देखो, ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू ब्रांच एट दिल्ली, गोपाल दास कोलकाता का है, गोपाल दास कोलकाता का है, और वो ये गुड्स ब्रांच को ट्रांसफर कर रहा है दिल्ली।
वो ये गुड्स ब्रांच को ट्रांसफर कर रहा है दिल्ली, तो ये सर स्टॉक ट्रांसफर हुआ ना, डिस्टिंक्ट पर्सन, सप्लाई होगा तो डेफिनेटली, तो ये भी सप्लाई है, ये भी सप्लाई है, ये भी सप्लाई। सर एक्सपोर्टेड गुड्स हो तो क्या हुआ, एग्रीगेट टर्नओवर में तो आएगा ही 60 लाख प्लस 32 लाख प्लस 50 लाख, तो करेक्ट आंसर इज 142 लाख। करेक्ट आंसर इज 142 लाख, देख सकते हो आप, यही हमारा आंसर है, 142 लाख हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन सर जब आप एग्जाम में प्रेजेंटेशन करोगे आप केवल 142 लाख लिख के आ जाओगे, टिक की मार के आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि देखो एग्रीगेट टर्म में ये आता है, ये नहीं आता है, और फिर आप टेबल बनाओगे प्रॉपर, देखो प्रॉपर एक एक चीज मैंने आंसर के साथ दिया है और वो आपको दे दिया गया है, जाओ देखो, पढ़ो पढ़ो, पास हो अच्छे नंबर से और अपने पेरेंट्स को प्राउड बनाओ और हमें भी प्राउड बनाओ, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सवाल था ये, बड़ा अच्छा सवाल था। Briefly explain whether the following persons are liable for registration as per the provisions of the CGST Act. आपको पूछा गया है कि बताओ, आपको पूछा गया है क्या ये फॉलोइंग पर्सन्स क्या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। पहला, सचिन एक एक्सक्लूसिव सप्लायर है नॉन टैक्सेबल गुड्स का। सचिन एक एक्सक्लूसिव सप्लायर है नॉन टैक्सेबल गुड्स का। सचिन एक एक्सक्लूसिव सप्लायर नॉन टैक्सेबल गुड्स का, तो सेक्शन 23 उसको रजिस्ट्रेशन के लिए नॉट लायबल कर देता है। सेक्शन 23 याद है, 3 तरह के लोग अलाउड नहीं है या लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, मैं नहीं बोलूंगा अलाउड नहीं, अलाउड तो सभी है बट लायबल नहीं है। नंबर 1, पर्सन हुज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन मेकिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, या पर्सन हुज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाईज। समझ गए। एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई मेड आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड, एंड लास्टली नोटिफाइड पर्सन्स बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ये लोग सेक्शन 23 के हिसाब से लायबल नहीं होते जीएसटी में रजिस्ट्रेशन। इसमें सचिन भी लायबल नहीं है सर, क्योंकि एक्सक्लूसिवली ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, नॉट लायबल। पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, सर इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है और 8 लाख का ही कर रहा है। ये मैं बिल्कुल मतलब मैं अंदर से बिल्कुल खुश नहीं हूं ये क्वेश्चन पढ़कर। इंस्टीट्यूट ने इस सवाल में पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया, क्योंकि सर यहां पर अगर गुड्स हो जाए तो आंसर अलग है, सर्विस हो जाए तो आंसर अलग है। लेट मी टेल यू, क्योंकि अगर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज करता है तो एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट मिलती है, हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करता है तो एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट 20 लाख की नहीं मिलती, तब आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो मैं एडवाइस करूंगा आप सबको, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए ना तो दोनों व्यू लिख के आ जाओ, दोनों व्यू लिख के आ जाओ, एक आंसर लिख के आ जाओ, उसके नीचे ऑल्टरनेटिव व्यू लिख के आ जाओ। अरे ज्यादा टाइम क्या लगेगा, 2-4 लाइन एक्स्ट्रा लिखेगा ना। लेकिन जब ये कंफ्यूजन है तो हम क्या करें सर, ठीक है। लेकिन एक बार मैं देख लेता हूं इंस्टीट्यूट क्या बोला है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूट अपने आप सर्विसेज मान ली। देखिए इनका आंसर में क्या है, कन्फर्स एग्जामिनेशन टू सप्लायर ऑफ सर्विसेज, बट आपने तो क्वेश्चन में नहीं लिखा है चीज, क्वेश्चन में तो नहीं लिखा ना, स्टूडेंट को कैसे पता होगा। मैं एज अ स्टूडेंट सोच रहा हूं अगर सर्विसेज है तो नहीं लेना है रजिस्ट्रेशन। एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट मिलती है सर्विसेज में, सेक्शन 24 टू दैट एक्सटेंट इज नॉट एप्लीकेबल, बट अगर गुड्स है तो नहीं मिलती, एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट नॉट एप्लीकेबल, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से दोनों आंसर आपको बताकर चलना पड़ेगा सर, ठीक है। सर्विस है तो याद रखिएगा इंस्टीट्यूट का आंसर क्या है, इंस्टीट्यूट सर्विस बोल के दिया है और यहां पे बोल दिया है कि नो रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन। क्यों, क्योंकि समझ गए ना, क्योंकि 20 लाख का लिमिट टर्नओवर का लिमिट मिलेगा सर, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर द टैक्स ऑन द गुड्स डेल्ट विथ, आप जिस गुड्स में डील कर रहे हो, आप जिस भी गुड्स में डील कर रहे हो, आप जो भी गुड्स सप्लाई कर रहे हो, उस पर टैक्स रिवर्स चार्ज बेसिस पे लग रहा है, उस पर टैक्स रिवर्स चार्ज बेसिस पर लग रहा है। आप जो सप्लाई कर रहे हो, डेल्ट विथ मतलब आप इसमें डील कर रहे हो, आप सप्लाई कर रहे हो, तो इन दैट केस सर आपको याद होगा सेक्शन 23 में एक एग्जेम्पशन नोटिफाई किया गया था 19 जून 2017 को, जीएसटी आने के जस्ट थोड़ी दिन पहले। वहां पर बताया गया था सर कि अगर अपने कोई सप्लाई कर रहे एक्सक्लूसिवली दोज गुड्स और सर्विसेज ऑन विच 100% केसेस में रिवर्स चार्जेस एप्लीकेबल, इन दैट केस आई एम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 23। सेक्शन 23 में हमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेना अगर ऐसा होता है, सेक्शन 23 में हमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेना अगर ऐसा होता है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट सेक्शन 23 के हिसाब से नहीं है, बिकॉज आप सप्लाई करो जिसपे 100% रिवर्स चार्ज लगेगा। जगदीश एक इंडिविजुअल है हु अंडरटेक्स द कल्टीवेशन ऑफ लैंड बाय द लेबर ऑफ द फैमिली एंड हिज ओन लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग पैडी टू द ट्यून ऑफ 60 लाख। पैडी तो लैंड कल्टीवेट करके कर रहा है ना भाई, राइस नहीं कर रहा है, पैडी कर रहा है।
तो पैडी अगर कल्टीवेट कर रहा है, जगदीश एक इंडिविजुअल है, तो जगदीश क्या आपको लग नहीं रहा एग्रीकल्चरिस्ट का डेफिनेशन में फॉल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर। जगदीश एग्रीकल्चरिस्ट का डेफिनेशन में फॉल कर रहा है और कल्टीवेशन कर रहा है, और टर्नओवर कितना है 60 लाख, 20 लाख से क्रॉस हो गया। अरे भाई सेक्शन 23 एग्जेम्प्ट करता है, सेक्शन 23 जगदीश जैसे लोगों को एग्जेम्प्ट करता है। एग्रीकल्चरिस्ट आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। पैडी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। रंजन एक ट्रेडर है कमिंग टू मुंबई फ्रॉम बैंगलोर फॉर एन एग्जीबिशन। रंजन एक ट्रेडर है, वो मुंबई आया बैंगलोर से एक एग्जीबिशन के लिए। एग्जीबिशन इज टू कंटिन्यू फॉर 7 days इन मुंबई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रंजन एक ट्रेडर है, मुंबई आया बैंगलोर से एक एग्जीबिशन के लिए। एग्जीबिशन 7 दिन तक मुंबई में चलेगा, बैंगलोर से आया। रंजन एक्सपेक्ट करता है कि वो 8 लाख रुपए का सप्लाई करेगा। रंजन है कौन? रंजन बैंगलोर से आया मुंबई में, तो मुंबई में रंजन हो गया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, याद है सीटीपी। ओकेजनली अंडरटेक सप्लाई इन्वॉल्विंग गुड्स और सर्विसेज, इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज in the course or furtherance of business from where the state where he does not have any fixed place of business or any establishment। यानी जहां से आप सप्लाई करो वहां पे आपका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं, आप ओकेजनली सप्लाई कर रहे हो, तो आप उस स्टेट में सीटीपी माने जाओगे। और सेक्शन 24 बोलता है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दे आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द एग्रीगेटर। ठीक है, चलिए सर, ये हो गया। ठीक है, देखिए राइस का याद रखिएगा, राइस का कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी एग्जेम्प्ट होता है, वो वेयर हाउसिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, ये कुछ स्पेसिफाइड एक्टिविटी है, वही राइस का एग्जेम्प्ट होगा, सब कुछ एग्जेम्प्ट नहीं होगा। ठीक है, तो राइस का जो स्पेसिफाइड एक्टिविटी एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में पढ़ाया गया था आपको, वही एग्जेम्प्ट होगा, बाद बाकी कोई भी चीज एग्जेम्प्ट नहीं होगा। ठीक है सर, आगे सर देखो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है। विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस बताओ एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, एक्सप्लेन करो। क्या मैं एक्सप्लेन करूं आपको? आप नहीं कर सकते। बताओ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या। स्ट्रेट अवे आपका एग्जाम में ऐसा सवाल आ गया, स्ट्रेट अवे आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आ गया, और आपके एग्जाम में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको पूरा एग्रीगेट टर्नओवर समझाना पड़ेगा, पूरा सीटीपी समझाना पड़ेगा, एवरीथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, एवरीथिंग यू हैव टू एक्सप्लेन। प्रॉपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन जीएसटी। सर क्या करेंगे हम लोग, बताओ जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जीएसटी नंबर क्या होता है, जीएसटी नंबर कैसे मिलता है, जीएसटी नंबर कितने डिजिट का होता है, कौन कौन से नंबर में क्या क्या होता है। फिर आपको और साथ में पूछे लिस्ट द पर्संस हु आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब आपको सेक्शन 23 पूछ लिया। सर ऐसा क्वेश्चन हमें एग्जाम में आता है। अरे एग्जाम का ही तो क्वेश्चन है, आई ओपनर सेशन फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स हु डोंट नो एग्जाम में क्या आता है, बस पढ़ते जा रहे, एग्जाम में क्या आता है नहीं पता। तो अटेंड करिए सारे सेशन, तब जाके पता चलेगा। अटेंड करिए एवरी ट्यूसडे सैटरडे सेशन, तब जाके पता चलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो सर पूरा डिटेल्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखिए। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है आपको प्रॉपर बताना है कि आप एप्लीकेशन फाइल करते हो, आपको REG 6 में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। REG 6 में आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखता है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखता है। जीएसटी नंबर में आपको ये 10 डिजिट है, 2 डिजिट स्टेट कोड, 10 डिजिट पैन या टैन कब होता है, जब आप TDS काटने के लिए रजिस्ट्रेशन लेते हो तो टैन नंबर दिखता है। 2 डिजिट का एंटिटी कोड होता है और 1 डिजिट का चेकसम कैट होता है। यही है बस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फिर आपको बोलना है रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी किस किस को नहीं लगेगी, तो वो तो मैंने पढ़ा दिया ना। एग्जाम सप्लाई के लिए नहीं है, टैक्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई के लिए नहीं, एग्रीकल्चरिस्ट के लिए नहीं। और यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर का डेफिनेशन भी बताना पड़ेगा। क्या एग्रीकल्चर मतलब वो इंडिविजुअल है जो कल्टीवेट करता है लैंड अपने लेबर से या अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प से, या सर्वेंट और वेजेस जिसको कैश में पे करता है हार्ड लेबर से अंडर पर्सनल सुपरविजन ऑफ हिम और हिज फैमिली मेंबर्स, ये होता है एग्रीकल्चरिस्ट। और लास्ट में आपको अभी पढ़ा के गए सर, सेक्शन 23 में नोटिफाइड भी है कि वी आर सप्लाइंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन दोज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच रिवर्स चार्ज इज पेबल बाय द रेसिपिएंट। तो जब रिवर्स चार्ज रेसिपिएंट देगा तो टैक्स वही दे देगा ना, तो मैं क्यों दूंगा रजिस्ट्रेशन, मैं रजिस्ट्रेशन नहीं लूंगा, तो मैं एग्जेम्प्ट हो जाऊंगा इवन इफ माय एग्रीगेटर इज मोर देन द लिमिट। तो ये 3 केस है स्पेसिफिकली, ऐसे तो बहुत सारे केसेस है, बट ये 3 इंपॉर्टेंट केसेस है जो आपको मेंशन करना था कि यू आर नॉट लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी लॉ। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इसी तरह का क्वेश्चन है गाइस। जयंत प्राइवेट लिमिटेड ऑफ जयपुर राजस्थान प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द सप्लाईज मेड फॉर द ईयर। आपको ये साल का बता दिया कि ये सारा डिटेल दिया है। फाइनली आपको पूछा है एग्रीगेट टर्नओवर,
और आपको पूछे बताओ क्या वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है क्या। ऑल्सो प्रोवाइड ब्रीफ रीजंस फॉर द ट्रीटमेंट, जो भी चीज कर रहा है उसका रीजनिंग देना पड़ेगा। और ऑल अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो ये है फाइनल लेवल का क्वेश्चन। हाउ विल यू ट्रीट दिस? सर सबसे पहले याद रखो, अगर रीजनिंग पूछा तो आप उस चीज का मतलब बता दो, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन बता दो कि क्या क्या एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। इस तरीके से प्रेजेंटेशन करो। मैं सेशंस में प्रेजेंटेशन भी करना आपको सिखा रहा हूं। एग्रीगेट टर्नओवर, यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। आपको बताना पड़ेगा कि भाई एग्रीगेट टर्नओवर क्या है। यू हैव टू टेल एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, रीजन बताना पड़ेगा और फिर स्टार्ट कर दो कैलकुलेशन। सेल ऑफ हाई स्पीड डीजल, डीजल ऑन विच सेल्स टैक्स वाज लेविड बाय द गवर्नमेंट। सर ये तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो गया ना, डीजल, डीजल पे तो जीएसटी नहीं लगता, ये तो नॉन टैक्सेबल हो गया। डीजल पे जीएसटी नहीं लगता, स्टेट वैट लगता है, स्टेट गवर्नमेंट लगाता है सेल पर, और एक्साइज लगता है मैन्युफैक्चरिंग पर। तो हाई स्पीड डीजल अगर हम बेच रहे हैं तो सर ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम सप्लाई होता है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम सप्लाई होता है। और अगर नॉन टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम सप्लाई होता है तो एग्जाम सप्लाई तो एग्रीगेट टर्नओवर तो एग्रीगेट में आएगा। दिस विल कम इन एग्रीगेट टर्नओवर। सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली बाय द प्रिंसिपल फ्रॉम द प्लेस ऑफ जयंत लिमिटेड। जयंत का प्लेस से सप्लाई हो रहा है, जो उसका प्रिंसिपल कर रहा है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क डन बाय जयंत। अरे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सेक्शन नंबर 22 में क्लियरली बताया गया था आपको कि जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से अगर सप्लाई हो रहा है, जो प्रिंसिपल कर रहा है, तो वो एग्रीगेट टर्नओवर जॉब वर्कर के में इंक्लूड नहीं होगा, वो सप्लायर यानी जो भी गुड्स प्रिंसिपल है उसके टर्म में इंक्लूड होगा। तो सर 9 लाख नहीं इंक्लूड होगा, इसका रीजनिंग लिखना पड़ेगा। खाली आप नील लिख कर आ जाएंगे नहीं चलेगा। You have to say in the examination, you have to mention in the examination. See, this is why, you know, why students say, sir, exam तो बढ़िया गया but marks नहीं आया। marks इसलिए नहीं आया, presentation नहीं कर पाया आपने। marks का नहीं आने का कारण क्या है कि presentation proper नहीं हुआ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? So this is how you will have to understand. Taxable outward supplies within Rajasthan. Taxable outward supplies within Rajasthan. ठीक है, राजस्थान के विदिन राजस्थान है तो ये आएगा ही सर, 6 लाख आएगा। इनवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज जिसपे जीएसटी टू बी पेड बाय जयंत लिमिटेड, यानी जयंत सप्लाई रिसीव कर उस पे आरसीएम लग रहा है, तो जयंत का टर्नओवर नहीं है, वो टर्नओवर नहीं हो सकता है जयंत का। एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड आई मीन। आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच जीएसटी टू बी पेड बाय रेसिपिएंट, यानी यहां पे हम सप्लायर है और रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा तो भी हमारा एग्रीगेट टर्न में आएगा, बिकॉज ये आउटवर्ड सप्लाई है। इनवर्ड सप्लाई एग्रीगेट टर्न में नहीं आ सकता। दिस विल आल्सो कम। तो आंसर इज 8 + 6 + 1, तो मेरे हिसाब से आंसर इज 15 लाख। वेरी गुड, करेक्ट आंसर 15 लाख। लेकिन यही आंसर लिखने से तो होगा नहीं ना, प्रॉपर रीजनिंग लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन भी दे दिया है, कि क्वेश्चन भी बता दिया कि ट्रीटमेंट बताओ हर चीज का, तो आपको हर चीज का रीजनिंग देना पड़ेगा। जॉब वर्क वाला भी देना पड़ेगा, आरसीएम वाला ऐड नहीं होगा वो भी देना पड़ेगा, एवरीथिंग हैज टू बी एडेड। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, आपको एक और सवाल पूछा है कि वेदर रजिस्ट्रेशन लायबल और नॉट, रजिस्ट्रेशन लायबल है कि नहीं है बताइए, रजिस्ट्रेशन लायबल है कि नहीं है बताइए। तो सर राजस्थान का है, ठीक है, राजस्थान का है, ठीक है, राजस्थान का है, तो और इसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट क्या होगा, एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट क्या होगा सर, एग्रीगेट टर्नओवर तो 20 लाख होगा, ठीक है। 40 लाख हम नहीं मान रहे क्योंकि सर्विसेज भी हो सकता है, जब तक बोलेगा नहीं एक्सक्लूसिवली गुड्स हम नहीं मानेगा। लेकिन सर एक बात इसमें और देखने लायक है, एक बात इसमें देखने लायक है, सर ये इनवर्ट सप्लाई रिसीव कर लिया जिसमें जीएसटी वो रिवर्स चार्ज में देगा, तो ये पॉइंट तो सेक्शन 24 दिमाग लगाता है ना, इस पॉइंट के वजह से सेक्शन नंबर 24 मेरे दिमाग में आ जाता है कि एज पर सेक्शन 24 बिकॉज इट्स रिसीविंग एन इनवर्ट सप्लाई ऑन विच रिवर्स चार्ज इज लायबल 93 और 94, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हैज टू बी कंपल्सरी ऑब्टेन्ड अंडर सेक्शन 24। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है लेना सेक्शन 24 के हिसाब से, सेक्शन 22 के हिसाब से नहीं है। बट यहाँ पे तो पूछा नहीं है ना कि सेक्शन 20, यहाँ पे तो पूछा रजिस्ट्रेशन लेना है कि लेना है, तो व्हेन दे हैव आस्क्ड यू रजिस्ट्रेशन लेना है कि लेना है, तो आप सिंपली बताइए 22 के हिसाब से भी बताइए, 24 के हिसाब से भी बताइए, दोनों के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। 22 के हिसाब से भी बताना पड़ेगा, 24 के हिसाब से भी बताना पड़ेगा, दोनों के हिसाब से आपको ये बताना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या दोस्त, बताइए समझ में आ रहा है, हाँ क्लियर हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, बूस्ट हो रहा है, हाँ सब कुछ याद आ रहा है, टॉपिक्स जो पढ़ रहे हैं उसका रियल वैल्यू समझ में आ रहा है एग्जाम के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके। तो मुझे बताओ ये सेशन जो मैं रख रहा हूं, जो सेशन मैं कर रहा हूं, क्या आपके कोई फायदेमंद है कि नहीं है सर? आप बस हमें पीडीएफ दे दीजिए, हम कर लेंगे।
ऐसा नहीं चलता। पीडीएफ दे देता तो आपको कितना सारा पीडीएफ मिल सकता है मार्केट में, आप देख लीजिए, बट पढ़ नहीं सकते आप। कोई मेंटरिंग चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तभी पढ़ पाओगे, वरना नहीं पढ़ पाएंगे। समझ रहे हैं मेरा बात? तो फटाफट शेयर करना अपने दोस्त के साथ, ठीक है? उनका भी भलाई करिए ना, खाली अपने क्यों भला चाह रहे हैं, उनका भी भलाई करिए, उनके बारे में भी सोचिए। चलिए सर, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हमें लेना पड़ेगा इवन इफ इट एग्रीगेट टर्नओवर आर बिलो 20 lakhs. Hence, Jayant needs to be compulsory registered even though his aggregate turnover is less than the limit of 20 lakhs. ठीक है? ओके 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 सर, मजा आ गया। देखिए, मैं 100% श्योरिटी से बोल सकता हूँ, अगर आप अपना क्लासेस अच्छे से अटेंड, आप किसी भी सर से लीजिए क्लास, मैं अपना ही खाली बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो बात हो रही है, मेरे साथ बाकी टीचर्स का भी बात हो रहा है, उनका क्लास आप अच्छे से करिए, वो जो बोलते हैं उसको फॉलो करिए, प्रैक्टिस सेशंस करिए, वो देते तो बहुत बढ़िया, नहीं देते तो यहां से करिए, क्या प्रॉब्लम है? टैक्स में कोई प्रॉब्लम है, आई एम देयर, डोंट वरी एट ऑल। बहुत इजी सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है, मजे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कोविड हमारा प्रिपरेशन को हिला नहीं सकता, ठीक है? कोई कोविड जैसा भी हो, हमारा प्रिपरेशन को हिला नहीं सकता, ठीक है? जब तक ऑनलाइन मीडियम है हम करेंगे। चलिए सर, सेम तरह के सवाल रिपीट हुए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोविजंस in context in contained in CGST Act whether the company incorporated in Karnataka is liable। देखिए, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में स्टेट को भी थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि स्टेट वाइज टर्नओवर लिमिट है ना, तो कंफ्यूजन यहां क्रिएट कर सकता है इंस्टीट्यूट। तो कर्नाटका ध्यान रखना, कर्नाटका 20 लाख का लिमिट में। व्हेन द कंपनी हैज अफेक्टेड द फॉलोइंग सप्लाई, आपसे पूछा है बताओ क्या रजिस्ट्रेशन लेना है क्या, तो सेक्शन 20 to 24 याद रखिएगा। इंट्रा स्टेट है, चार्जेबल विद जीएसटी एट द रेट 18%, 9,60,000। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है जिसपे होली एग्जेम्पशन है, तो सर परवाह नहीं है, एग्जेम्प्ट हो, टैक्सेबल हो, साथ में एग्रीगेट टर्म में ऐड होगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स चार्जेबल एट निल रेट, 0 रेट पे टैक्स हुआ है, तो भी सर इंक्लूड होगा। एक्सपोर्ट कर दिया गुड्स दुबई, एक्सपोर्ट यानी लोकेशन ऑफ सप्लायर इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, मनी रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन, अच्छा गुड्स है तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का मैं बताया, गुड्स में मतलब गुड्स टेकिंग आउटसाइड इंडिया, बस दैट्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो सर ये सभी तो ऐड होगा ना? हाँ सर, सभी ऐड होगा, सभी आपके एग्रीगेट टर्म में ऐड हो जाएगा। 24 लाख हमारा एग्रीगेट टर्नओवर आ गया। तो सर 20 के सेक्शन 22 ही बोल दिया कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और नहीं भी बोलता ना तो सर एक्सपोर्ट करा, नहीं भी बोलता तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता। तो एक्सपोर्ट हो गया, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, और इंटरस्टेट में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। बट यहां पे तो 22 में ही गिर गया सर, क्योंकि 20 लाख एक्सीड कर रहा है, 22 में ही गिर गया, 20 लाख एक्सीड कर रहा है, ठीक है? देखिए, मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, 40 लाख का लिमिट मैं अभी अज्यूम नहीं कर रहा, ठीक है? 40 लाख का लिमिट मैं अज्यूम नहीं कर रहा, क्योंकि ये सब पुराने टर्म के सवाल थे, उस समय 40 लाख का लिमिट नहीं था गाइस, बात समझिए, ये पुराने टर्म के सवाल थे, उस समय 40 लाख का लिमिट नहीं था, लेकिन आप चाहे तो आप कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन भी देखिए वैसा बना हुआ नहीं है। क्वेश्चन अब के जमाने का जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आई मीन दिसंबर 21, जून 22, दिसंबर 22 टर्म में सब सवाल आएंगे, वहां लिखे रहेंगे, बट उसमें नहीं लिखा हुआ था। तो एक बार आप मान के चलो कि 40 लाख का लिमिट नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है इस केस में। लेकिन अगर स्टूडेंट बोले नहीं सर हम कैसे मान ले, तो 40 लाख का लिमिट लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज का बात नहीं किया है, ठीक है? समझ गए गाइस? ये पुराने क्वेश्चन है ना, अभी क्या चल रहा है, पास्ट पेपर्स चल रहा है, तो पास्ट पेपर्स के जितने सवाल है वो हम करेंगे। बट टैक्स का अपना एक क्या बोलते हैं डिसएडवांटेज है कि अमेंडमेंट्स के कारण काफ़ी सारे क्वेश्चंस के है ना अपडेट नहीं हो पाते, बट मैं आपको अपडेट नहीं करवा सकता ना, मैं तो आपको बोला हूँ कि मैं आपके इंस्टीट्यूट का पास्ट टर्म पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, तो वही मैं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट, राजेश इज अ फार्मर विथ एन एनुअल टर्नओवर इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर ऑफ 18 लाख। राजेश एक फार्मर है, एनुअल टर्नओवर है उसका एग्रीकल्चर से रिलेटेड 18 लाख, ठीक है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड 18 लाख। सिंस दिस इनकम इज एग्रीकल्चर रिलेटेड, क्योंकि उसका इनकम एग्रीकल्चर रिलेटेड है, टर्नओवर एग्जेम्प्ट है जीएसटी से, मतलब एग्रीकल्चर करके वो 18 लाख कमा रहा है। हाउएवर राजेश आल्सो सप्लाइज प्लास्टिक बैग्स वर्थ ₹2,50,000 जो टैक्सेबल है, राजेश टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहा है,
अदर देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी सप्लाई कर रहा है अलॉन्ग विथ हिज क्रॉप एंड चार्जेस सेपरेटली फॉर दिस। क्या राजेश को रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है, ये पूछ रहा है आपसे। अब सर पहले मुझे बताओ टर्नओवर कितना है। 18 लाख भी टर्नओवर है ही और 2,50,000 भी टर्नओवर है, तो 20,50,000 हमारा टर्नओवर है। पहले क्लियर कर लो। अब देखो राजेश है कौन। सर राजेश एग्रीकल्चरिस्ट है, बट क्या राजेश एग्रीकल्चरिस्ट ही है? क्या राजेश एग्रीकल्चरिस्ट ही है? एग्रीकल्चर तो होता है जो केवल कल्टीवेट करता है और सप्लाई करता है आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। नहीं सर, बट राजेश तो प्लास्टिक बैग भी सप्लाई कर रहा है। तो राजेश इज नॉट ओनली एग्रीकल्चरिस्ट, एंड सिंस ही इज नॉट ओनली एग्रीकल्चरिस्ट, सेक्शन 23 वाला एग्जेम्पशन राजेश को नहीं मिल सकता। यस, सेक्शन 23 वाला एग्जेम्पशन राजेश को नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता उसको। तो हेंस राजेश को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा बिकॉज एग्रीगेट टर्नओवर भी 20। अच्छा मान लो इसमें मान लो ऐसा कुछ होता 16 और 2 का ब्रेकअप होता तो भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर 20 क्रॉस नहीं कर रहा, बट यहां पे 20 क्रॉस कर गया तो लायबल हो जाएगा। यहां पे 20 क्रॉस कर गया तो लायबल हो जाएगा। नेक्स्ट, मिस्टर चरण ऑफ कैलिकट इज ट्रेडिंग ऑन हिज ओन गुड्स। मिस्टर चरण अपना गुड्स पे ट्रेड करता है और वो एजेंट भी है ऑफ मिस्टर बाबू ऑफ बेंगलुरु। वो एजेंट भी है ऑफ मिस्टर बाबू ऑफ बेंगलुरु। मिस्टर चरण का टर्नओवर है 1 जुलाई से 31 मार्च 12 लाख। अपने अकाउंट से वो ट्रेड किया है और 9 लाख अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में भी सप्लाई किया है। 9 लाख अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में भी सप्लाई किया है। बताओ क्या चरण को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर जीएसटी लॉ? बताओ क्या चरण को जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, हां कि ना? बताओ चरण को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या? सर सेक्शन 22 में पढ़े थे हम लोग, एजेंट अगर प्रिंसिपल के बिहाफ में सप्लाई कर रहा है तो उसका टर्नओवर भी एजेंट के टर्नओवर में इंक्लूड होगा। तो 12 + 9 21 लाख। तो एजेंट का जो टर्नओवर है 21 लाख इनफैक्ट, और इसमें सेक्शन 24 भी लगेगा, बता देता हूं, क्योंकि वो एजेंट है, वो टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ में सप्लाई कर रहा है तो उसको सेक्शन 24 के हिसाब से कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा। और सेक्शन 22 के हिसाब से उसका एग्रीगेट टर्नओवर 21 लाख आ रहा है, तब भी उसको लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरा बात? देख लो, इंस्टीट्यूट ने ऐसे ही लिखा है। दोनों का एग्रीगेट टर्नओवर मिला दिया 21 लाख और रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो सर ये भी पूछा है, स्टेट द कैटेगरी ऑफ पर्सन कंपल्सरी लायबल। यस, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि किसको किसको कंपल्सरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना, उसका लिस्ट बना दिया है, पूछ लिया। चलो बता दीजिएगा मैं क्या बोलूं इसमें। ठीक है, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, सीटीपी, एनआरटीपी, ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 95, एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, ठीक है, सप्लायर ऑफ ओएडआर सर्विसेज, टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर, ये सारे के सारे जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होंगे। ठीक है, ओके। देखो, इज अ डीलर हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बिकॉज ही हैज नॉट क्रॉस द टर्नओवर लिमिट required to pay GST under reverse charge in respect of supplies for which reverse charge is applicable। दिसंबर 18 टर्म का सवाल था ये। जो डीलर जो रजिस्टर्ड लेने के रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब समझ रहे हो, टैक्सेबल पर्सन नहीं है क्योंकि वो क्रॉस नहीं किया टर्नओवर लिमिट, क्या उसको जीएसटी पे करना है रिवर्स चार्ज में? अगर सप्लाई फॉर विच रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल, क्या रिवर्स चार्ज टैक्स उस पर लगेगा? बताइए, क्या रिवर्स चार्ज टैक्स उस पर लगेगा? सोच के बताइए। ये डीलर है, जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, टर्नओवर लिमिट भी क्रॉस नहीं किया, लेकिन रिवर्स चार्ज पे पूछ रहा है, क्या इसको रिवर्स चार्ज पे जीएसटी देना पड़ेगा? बताइए, क्या इसको रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना पड़ेगा? क्या उसको रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना पड़ेगा क्या? हाँ सर, सेक्शन 24 compulsory provides every recipient who's liable to pay reverse charge under 1994, irrespective of the fact whether his turnover is crossing the threshold limit or not, he is required to take registration and he has to pay GST। सेक्शन 24 लगेगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अरे बॉस, थ्योरी क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्टेट द सर्कमस्टांसेस वेयर सुओ मोटो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में बी ग्रांटेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। सर पढ़ाया गया था ना, और इस बार तो जबरदस्त अमेंडमेंट आया है इस प्रोविजन में दिसंबर 21 टर्म से जबरदस्त अमेंडमेंट आया है कि सर कौन कौन से केसेस में प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है,
कौन कौन से केस में प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है? कुछ कुछ तो आपको पता ही है। अगर कॉन्ट्रावेंशन हो गया एक्ट का, रूल्स का, ठीक है, रिटर्न्स आप कंसेक्यूटिव 6 मंथ्स तक फाइल नहीं कर रहे हो, कॉम्पोजिशंस के केस में 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिए 6 मंथ्स तक हो गया, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, फ्रॉड वे में, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, ये सारे कारण से आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, तो सेक्शन 29 इज वेरी क्लियर कि आपको रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपका वो सस्पेंशन याद है, अगर आपको सस्पेंशन और एनोमली ऑफ डिफरेंस की दिसंबर 21 टर्म के लिए, अगर उसके पहले कोई दे रहा है तो आपके लिए नहीं है, क्योंकि अमेंडमेंट अभी लेटेस्ट है। एनोमलीज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन रिटर्न्स फाइल्ड, ठीक है, तभी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है, तब भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। ओके, यस सर। देखो, state the procedures related to the application of registration and the validity of registration by NRTP. Direct question. NRTP, non-resident taxable person. Non-resident taxable person, section number 27. Non-resident taxable person, section number 27. Section number 27, non-resident taxable person. तो जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, सेक्शन 27 एप्लीकेबल हुआ। आपसे पूरा प्रोसीजर पूछ रहा है कि वो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कैसे करेगा, हाउ विल ही डू, वो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कैसे करेगा सेक्शन नंबर 27 में। तो एनआरटीपी आपको पता है, एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म REG 9 होता है अलग से, उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म REG 9 होता है, 5 डेज पहले उनको अप्लाई करना पड़ता है। दे कैन नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई until unless they get a certificate of registration. They have to pay an advance tax equivalent to the estimated net tax liability. ठीक है, maximum period of registration is 90 days which can be further extended by another 90 days. अरे समझ में आ रहा है क्या बार? हाँ, समझ में आ रहा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एनआरटीपी। तो इस तरीके से आपको पूरा बताना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन अगर आपको एक्सटेंशन के लिए भी जाना है तो आप REG 11 फाइल करोगे, ये 90 डेज फर्दर 90 डेज एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एनआरटीपी से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस पते हैं विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन वो आपको बताना था सर। ओके, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ऑलमोस्ट डन आज चैप्टर, आज का सेशन ऑलमोस्ट डन। मिस्टर एक्स अ डीलर, ऑलमोस्ट डन मतलब लास्ट क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स अ डीलर डीलिंग विद इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, या सर्विस भी बोल दिया गुड्स भी बोल दिया, ठीक है, सर्विस भी बोल दिया गुड्स भी बोल दिया, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्वेश्चंस आपके लेवल का आपको लग रहा है तो आप देख लीजिए, मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है आपको देखना, आप देखिए, आपके ऊपर है, इट्स योर कॉल, यू कैन डेफिनेटली सी इट। मिस्टर एक्स अ डीलर डीलिंग विद इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज अ प्लेस और बिजनेस इन इंडिया, और आपको ये सारा इंफॉर्मेशन दे दिया। टैक्सेबल गुड्स बाय हेड ऑफिस लोकेटेड इन चेन्नई, टैक्सेबल गुड्स बाय हेड ऑफिस जो चेन्नई में लोकेटेड है इंक्लूड होगा। टैक्सेबल सर्विस बाय ब्रांच ऑफिस एट बेंगलुरु इंक्लूड होगा। सप्लाई ऑफ गुड्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी ये भी इंक्लूड होगा। एक्सपोर्ट ये भी इंक्लूड होगा। सेल ऑफ गुड्स एक्टिंग एज एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ये भी इंक्लूड होगा। तो टोटल सप्लाई वैल्यू क्या है सर? 15 प्लस 2 16 17 लाख प्लस 1 18 लाख, 18,60,000 इज माई एग्रीगेट टर्नओवर। लेकिन पूछा है क्या रजिस्ट्रेशन लेना है? सेक्शन 22 के हिसाब से नहीं लेना है, सेक्शन 22 के हिसाब से नहीं लेना है, बिकॉज एग्रीगेटर डज नॉट एक्सीड लिमिट। बट सेक्शन 24 के हिसाब से अगर हम देखेगा ना तो एक्सपोर्ट हुआ है विच इज नथिंग बट एन इंटरस्टेट सप्लाई, तो इंटरस्टेट सप्लाई में तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है सेक्शन 24 को। और अगर आप मान लो जो प्रिंसिपल जिसके बिहाफ में सप्लाई कर रहा है अगर वो टैक्सेबल पर्सन निकला, प्रिंसिपल जिसके बिहाफ में सप्लाई कर रहा है वो टैक्सेबल पर्सन निकला, तो टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ में अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो भी तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है एजेंट को। तो दो रीजन आपको मिल गया क्यों जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इंस्टीट्यूट ने देखो पहले प्रॉपर एग्रीगेट टर्नओवर दिखाया है, फिर बोल दिया क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख एक्सीड नहीं कर रजिस्ट्रेशन, लेकिन ऑल्टरनेटिव आंसर भी लिखा गया है कि सेक्शन 24 के हिसाब से अगर कोई पर्सन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है किसी दूसरे टैक्सेबल पर्सन बिहाफ के वेदर एज एन एजेंट, उसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, उसको मैंडेटरी है सर। तो एजेंट वाला बोल के ऑल्टरनेटिव आंसर ये भी है कि रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर दिखाना है एग्जाम में और फिर आप नीचे सेक्शन 24 का प्रोविजन डाल दीजिएगा तो आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं सर ये क्वेश्चन थोड़ा है तो एडवांस लेवल का जो अभी मैं आपके साथ सामने डिस्क्लोज किया हूं, क्योंकि सर जैसे मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में भी बताया था कि ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में हम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड काफी प्रोविजन पढ़ेंगे, लिंक होगा वहां पे। तो वही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने आप पूछ लिया, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सुन लीजिए, अगर आपका नहीं भी पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा।
पेनल्टी का प्रोविजन सेक्शन 122 बोलता है कि अगर कोई पर्सन जिसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबिलिटी, इफ द पर्सन वाज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी बट ही कुड नॉट टुक रजिस्ट्रेशन, ही डिड नॉट टेक रजिस्ट्रेशन, उसके ऊपर पेनल्टी लगाया जा सकता है। पता है उसके ऊपर पेनल्टी लगाया जा सकता है कितना सर? 10,000 रुपया। और टैक्स इवेडेड विच एवर इज, मतलब जितना टैक्स उसने इवेड किया है, विच एवर इज हायर, मतलब मिनिमम 10,000 की पेनल्टी है और जितना टैक्स इवेजन वो किया है उतना तक का पेनल्टी लग सकता है। तो यही सवाल, यही प्रोविजन से क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने प्रोविजन बता दिया। अब देखो ये कैसे अप्लाई होता है इसमें। मिसेस पूर्णिमा ने बिजनेस स्टार्ट किया सप्लाई का ऑन 12th of December 2017। कहां पे? सेलम में, तमिलनाडु में। During the year ended 31st March 2018, the details of the supplies affected as at her Chennai office are as under। टैक्सेबल सप्लाई किया है विद इन स्टेट 16 lakhs और एग्जेम्प्ट गुड्स किया है 5 lakhs। सर एग्जेम्प्ट गुड्स पे तो एनीवेज कोई टैक्स लगता नहीं, बट इस पर लगता। ठीक है, नीचे देखो क्या लिखा है, शी हैज नॉट टेकन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। आपको पूछा है बता पेनल्टी कितना लगेगा, बताओ कितना पेनल्टी लगेगा। अगर सीजीएसटी एसजीएसटी का एप्लीकेबल रेट है 6%, 6% मतलब टोटल जीएसटी का रेट है 12%। Assume that she crossed the 20 lakh limit on 25th January। कि देखो 25 जनवरी ले लिया तो लायबल हो गया ना, और इसने 31 मार्च को पेनल्टी लगाया जा रहा है कि 25 जनवरी को क्रॉस हो गया, वो नहीं किया, 30 दिन भी पार हो गया, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर, ऑफिसर ने उसके ऊपर पेनल्टी लगाया। आपको यही पूछा इस क्वेश्चन में कि बताओ कितना पेनल्टी लगेगा। तो सर हम लोग सबसे पहले एग्रीगेट टर्नओवर निकाला कि हाँ एग्रीगेट टर्नओवर बोलता है कि वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है। He in the given case she became to be liable to be registered जिस दिन उसका टर्नओवर क्रॉस किया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 25 जनवरी, वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड था 25 जनवरी से, लेकिन वो अप्लाई नहीं किया विद इन 30 days, ये उसका गलती रह गया। तो सेक्शन 122 आपको आगे पढ़ाया जाएगा, पेनल्टी का सेक्शन है जो बोलता है अ टैक्सेबल पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड एंड ही फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, तो उसको पेनल्टी देना पड़ेगा 10,000 का और अमाउंट इक्विवेलेंट टू द टैक्स इवेडेड। अब ये टैक्स कैसे निकालेंगे सर? टैक्स कैसे निकालेंगे सर? टैक्सेबल सप्लाई है ना, दिया हुआ है ना आपको 16 लाख, इस पे 12%, 16 लाख का 12%, 16 लाख का 12% विच इज 1,92,000। तो 1,92,000 और 10 विच एवर इज हायर 1,92,000 पेनल्टी लगेगा। इतना इजी है सर। ये पेनल्टी का चैप्टर था, लेकिन ठीक है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड था, मैंने यहां डाल दिया। ठीक है सर। तो गाइज CS हो CMA हो एक ही फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, दोनों का लेवल बिल्कुल सेम है मेरे हिसाब से। हाँ CA का थोड़ा लेवल थोड़ा ज्यादा रहता है, एक्स्ट्रा लेवल रहता है उनका, ठीक है, इसलिए मैं आपको वो क्वेश्चन करवा ही नहीं रहा हूं। आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं आएगा कि सर सब एक साथ करवा दिए। जो ये लेवल सेम है, जो CMA CS का लेवल सेम है, मुझे लगा ये बिल्कुल एप्ट है, बिल्कुल एप्ट है कि आपको सारा लेवल का क्वेश्चन करवा दिया जाए। और कुछ नहीं है सर एग्जाम में, और कुछ नहीं आया। एग्जाम क्वेश्चंस कंप्लीट टिल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चैप्टर। आप देख लो, क्या कोई भी सवाल आपको अमेंडमेंट वाला प्रोविजन से दिखा? क्या कोई भी सवाल आपको रेवोकेशन प्रोविजन से दिखा? सर इसका मतलब ये नहीं कि आएगा नहीं, बट सर एक ट्रेंड एनालिसिस समझ में आता है कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। इस सेशन का पर्पस और कुछ नहीं है, जस्ट टू मेक यू फील दैट सर यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ द लेवल ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, हाउ द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज कम टू बी कैलकुलेटेड, कैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको इसमें मान लो इंटरेस्ट का भी प्रोविजन पूछ लिया होता कि इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो 18% पर एनम के हिसाब से जोड़ देंगे, अपने 18% पर एनम के हिसाब से जोड़ देंगे, डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, अभी इसमें पूछा है खाली पेनल्टी, तो अपने खाली पेनल्टी आंसर दिए। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड अगर अच्छा लगा तो प्रेस द बेल आइकन बटन टू रिसीव ऑल सच काइंड ऑफ वंडरफुल सेशंस इन फ्यूचर which I am going to upload very shortly in coming weeks. ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।